हेलो एवरीवन एंड वेलकम दिस वीडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज हमारी चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू की, जो आपके सभी एग्जाम में कारगर होगी। सिद्ध मतलब सभी क्वेश्चन मैंने ऐसे कंबाइन में लिए हैं कि सब एग्जाम से आपको फ़ायदा मिल सके। और आपका यूसी नेट जेआरएफ बीपीसीएस जीडीसी जीआईसी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी स्टेट का टेट जैसे हम लोग कहते हैं एस टेट है, या फिर अभी जो भी एग्जाम नियर बाई आने वाले हैं उन सभी के लिए ये उन्होंने कंबाइन सीरीज स्टार्ट की है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट हैं चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन और टाइम टाइम वीडियोस मिलती रहती हैं हेल्पफुल। उसके साथ में टेलीग्राम पे हम लोग इसकी पीडीएफ आपको अवेल करा देते हैं, जिससे आप इसके नोट्स भी बना सकें या दोबारा प्रैक्टिस भी कर सकें इन क्वेश्चंस की। और क्विजेज भी डेली होती हैं आपकी, जिससे आपको पता चले आप कितने मतलब आप रेगुलर पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो इसी साथ में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के सामने आपको शो कर रहे हैं। आपको इसमें मिलेगा बाइलिंगुअल होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम में आए हैं तो आपको डेट मिलेगी, आपको कब क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। और ये ना मान के चलिएगा कि इस अगर पूछा तो आपके नहीं पूछा, क्योंकि जो पैटर्न होता है पॉलिटिकल साइंस में कुछ ही क्वेश्चन का वो लगभग सिमिलर है। अगर जैसे मान लेते हैं हम लोग आज पॉलिटिकल के क्या नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान सभा कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो क्या बदल जाएगी किसी एग्जाम में? नहीं ना। तो वो समझ के चलना है आपको। ये बस आपको समझना है कि आपके सामने क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। आप ही देख कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं और कहाँ-कहाँ आपकी कमी रह रही है। स्क्रीन आप पॉज़ करके आप आंसर उसका देने का प्रयास करिएगा। कमेंट सेक्शन में भी देने का प्रयास करिएगा, जिससे आपकी पता चले वो कितनी है बेटे क्वेश्चन्स आपको डील करने के लिए टाइम टू टाइम क्वेश्चन पे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, व्हिच बॉडी डज़ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं यूपीएससी रिपोर्ट टू करती है। मतलब संघ लोक सेवा आयोग किस संस्था को रिपोर्ट करता है, आपको ये बताना है। प्राइम मिनिस्टर को करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करेगा, पार्लियामेंट को करेगा, सुप्रीम कोर्ट को करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो भारत के राष्ट्रपति को करेगा। नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है यूपीएससी के चेयरमैन की, ठीक है, या अदर मेंबर्स की। उसके साथ हम लोग देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या क्या मतलब आपको पता चलेगा। तो यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जिसका कार्य और रिपोर्टिंग संरचना सीधे संविधान द्वारा निर्धारित, ये आपको ध्यान रखना है। एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। ये इंग्लिश वर्जन है जिसके वाला था, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। दोनों में हम लोग चल रहे हैं, हिंदी एक स्लाइड में होगा, एक इंग्लिश स्लाइड में होगा, ठीक है। आर्टिकल कौन सा ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 323, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वार्षिक रूप से एनुअली अपने कार्यों की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपे। तो मेनली तो ये हो गया। संसद की भूमिका क्या इसमें रहेगी, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं। यानी कि इज द आफ्टर रिसीविंग दिस रिपोर्ट द प्रेसिडेंट लेज इट बिफोर बोथ हाउसेज पार्लियामेंट इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। उसके साथ एक मेमोरेंडम भी होता है, जिससे वह ये बताता है कि आयोग की किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और किन को नहीं, और अस्वीकार करने के कारण क्या थे। स्वतंत्रता दी गई है। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए किसी भी मंत्रालय के अधीन तौर पर कार्य नहीं करता, ठीक है, बल्कि सीधी रिपोर्ट अपने राष्ट्रपति को देता है, ताकि इसमें निष्पक्षता बनी रहे। बेसिकली इसका जो मेन मकसद है इस बॉडी का और उस क्वेश्चन के देने का, कि आपसे क्वेश्चन और कैसे पूछा जाएगा ये आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। पहला, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दी, राष्ट्रपति ने संसद के पटल पर रखवा दी, ये तो सेकंड बना। एक थर्ड क्वेश्चन बनता है आर्टिकल से पूछेगा आपसे कि आर्टिकल 323 किससे संबंधित है। यूपीएससी जो होती है वो अपनी जो रिपोर्ट है किस आर्टिकल के थ्रू देती है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया। अब हमारे संविधान में कैसी क्या लैंग्वेज लिखी वो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं इसके साथ सोर्स लेके आया हूँ जहाँ से मैंने क्वेश्चन को मतलब एक्सप्लेनेशन को ऐड किया है। लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन आर्टिकल 323 हमने कहा ना, तो क्या है, इसको हमने लिया बेयर एक्ट। आप बेयर एक्ट ले सकते हैं, जिसमें सारे आर्टिकल्स का दिया होता है डेटा, जैसे संविधान में लिखा होता है। रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। संघ लोक आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा दिए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे, और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध यदि कोई हो जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई हो, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद के प्रत्येक समय करवाएगा कौन, राष्ट्रपति। अब ऐसा रीजन थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा होती है, इसलिए मैंने इजीली इस लैंग्वेज में आपको दे दिया कि 323 यानी कि एनुअली के रूप में राष्ट्रपति को देता है। आप इतना याद कर लीजिए, ओरिजिनली में ये लिखा है। और राज्य आयोग के बारे में क्या होगा, राज्य आयोग का एक कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे। और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा, ज्वाइंट कमीशन बनता है ना, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी रिपोर्ट के लिए भी ये बताता है कि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है। राज्यपाल को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए कार्य प्रतिवेदन दे, यानी राज्य का भी तो होगा तो राज्य आयोग को भी दिया जाएगा। तो ये होंगे दो आपके लोक सेवा आयोग के, एक तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति से रिलेटेड, एक हो जाएगा आपका राज्यपाल से संबंधित, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंग्लिश वर्जन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंटवारे के बाद भारतीय संविधान में सभा में बचे हुए सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी जब हमारा संविधान सभा बनी थी तब तो आज़ादी उसमें मतलब कह सकते हैं 1946 के आसपास स्टार्ट हो गई थी। बट अगर देखा जाए जब 15 अगस्त को जब बंटवारा हो चुका था तो संविधान सभा से काफ़ी लोग चले गए थे, तो आप पूछा गया कितने सदस्य बचे थे, 298, 299, 300 या 301। तो आर्टिकल जो आपके होंगे 299 मेंबर बचे थे। आइए समझते हैं इसकी, इसको आप एक थोड़ा सा पैटर्न याद करने का प्रयास करना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद एक अलग संविधान सभा का गठन कर दिया गया पाकिस्तान का। बट हुआ क्या कि कमी, पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भारतीय संविधान सभा से हट गए। अंतिम गणना क्या हुई, कुल सदस्य संख्या थी 389, टोटल 299 रह गए, ठीक है, 299। अब 299 किस प्रकार से थे, 229 सदस्य थे आपके ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे और 70 सदस्य आपके प्रिंसली स्टेट का प्रतिनिधित्व करते थे। वास्तविक हस्ताक्षर लास्ट वाली जो डेट हुई थी 26 नवंबर 1949 को, जो हम लोगों ने लास्ट किया था, उसके बाद में 284 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है, वास्तव में। और दस्तावेज पर हस्ताक्षर किसने की ये भी पूछा जाता है। तो आपके 3-4 क्वेश्चन इस पेज से बन सकते हैं कि 15 अगस्त को पहले तो जब अलग हो गए तो कितने सदस्य रह गए, पहला उनका बंटवारा कैसा था, तो 299 में 229 थे आपके ब्रिटिश भारतीय प्रांत के और सदस्य 70 थे आपके प्रिंसली स्टेट से। वास्तविक हस्ताक्षरकर्ता थे 26 नवंबर 1949 को किए थे 284 सदस्यों ने, ठीक है। ये हो जाएगा रिडक्शन इन स्ट्रेंथ हो गई, और 299 ब्रेक डाउन कर दिया हमने 229 को, 1070 को रिप्रेजेंट द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट। अब इन क्वेश्चनों में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने क्वेश्चन सारे वैसे ही लिए हैं, तो आपको एक ही क्वेश्चन में संविधान सभा का भी थोड़ा डेटा मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो सभी लोग अपनी अपनी कमेटी में अभी आपको दिखा दूंगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद का संचालन समिति के लिए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का क्या हो जाएगा, मूल अधिकार या फिर आप राज्यों संबंधित कमेटी थी, तो मैंने उसको ऐड कर रखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, समिति का नाम थोड़ा सा बड़ा है। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, आदिवासी तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। 24 जनवरी 1947 को गठित यह समिति, ये गठित कब की गई थी, 24 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी, जिसमें से 50 अधिक सदस्य शामिल थे इसमें। यह समिति का मुख्य कार्य था नागरिक स्वतंत्रता और कमजोर समुदायों के संरक्षण पर व्यापक सिफारिशें देना। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस समिति को कई उप समितियों में विभाजित किया गया था, यानी कमेटी बड़ी थी तो इसको मल्टीपल सेगमेंट में बांटा गया। जैसे आपसे पूछा जाता है मौलिक अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, अल्पसंख्यक की उप समिति में थे HC मुखर्जी, और आदिवासी और बहिष्कृत उप समितियों में हम लोग गोपीनाथ बारदोलई और AV ठक्कर जैसे नेताओं को जानते हैं। और AV ठक्कर को मतलब एक बार मसीहा माना जाता है एक प्रकार से शेड्यूल ट्राइब में, या फिर आप कह सकते हैं जनजातियों के लिए। तो इन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं कि देखिए पहला तो पता चला कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। बट अगर आप अलग देखेंगे इसके अलावा तो मौलिक अधिकार की उप समिति बनाएगी उसी के अंदर, तो पूछा गया JB कृपलानी उसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक की उप समिति SC मुखर्जी हो गए, और आदिवासी में क्षेत्रों के लिए नेतृत्व किया था गोपीनाथ बारदोले और AV ठक्कर जैसे नेताओं ने, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया इन द 24 जनवरी 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके साथ फंडामेंटल राइट में JB कृपलानी, माइनॉरिटी में सब कमेटी में SC मुखर्जी, एंड ट्राइबल एरियाज में सब कमेटीज में आपके गोपीनाथ बारदोले एंड AV ठक्कर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगली कमेटी जो मैंने आपको बताई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन से आपका सारा लगभग संविधान सभा के काफ़ी हद तक पॉइंट क्लियर हो जो रेगुलर पूछे जाते हैं। संविधान सभा की डिबेट तो बहुत बड़ी है, अगर उसको पढ़ने बैठेंगे तो अदर नहीं हो पाएंगे सिलेबस कवर, पर मेन पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। उद्देश्य क्या था, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करना। सदस्य साथ थे, अब सदस्यों से क्वेश्चन बनता है तो आप याद कर लीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, N माधवराव, ये आए थे BL मित्तर के स्थान पर, और TT कृष्णामाचार्य आए थे DP खेतान की मृत्यु के बाद। BL मित्तर भी अलग हो गए थे और DP खेतान की मृत्यु के बाद में देखिए कौन कौन बदल गए, N माधवराव हो गए और TT कृष्णामाचार्य हो गए। एक ही है कि जितने देखिए गोपाल स्वामी, गोपाल कृष्णा,
मुंशी, मतलब इस प्रकार से नाम है, थोड़े से भगवान साइड के नाम है, तो आप ऐसे तरीके से याद कर सकते हैं, बट सात आपको पता होने चाहिए क्योंकि पूछता है कि सात में से कौन मेंबर नहीं है या कौन था, तो इस तरीके से क्वेश्चन। यूनियन पावर कमेटी में अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघ केंद्र की शक्तियों को परिभाषित करने का काम किया था आपके इस कमेटी ने, यूनियन पावर कमेटी ने। ठीक है, तो हम लोगों ने दो कमेटी देखी, ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी, और आपकी एक है आपकी संघ शक्ति समिति। इसको आप नोट्स करते जाइए छोटे छोटे मतलब पॉइंट्स में कि सात मेंबर कौन थे, इस तरीके से अगर आपने बना रखे हैं अच्छी बात है, नहीं बनाए तो आप एक बार बना सकते हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आपकी रहेगी, ये थोड़े से आपके फैक्ट टाइप में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारतीय संघ की संरचना और केंद्र राज्य संबंधों को निर्धारण करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। फिर आती है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आपकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल, जैसे हमने आपको बता ही दिया इसके बारे में। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जैसे मैंने बताया प्रक्रिया नियम के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अध्यक्ष भी थे। स्टीयरिंग कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उसके साथ में स्टेट कमेटीज़ के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि स्टेट कमेटीज़ में आपसे पक्का ऑप्शन दिया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, बट ऐसा नहीं है। राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे उसमें। माइनॉरिटीज़ कमेटी भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कार्य संचालन समिति, और एक है आपकी संचालन समिति। तो स्टेयरिंग कमेटी को तो अध्यक्ष ही रहे, पर अगर कार्य संचालन समिति की बात की जाए डॉक्टर के एम मुंशी रहेंगे। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के संबंधित जीवी मावलंकर, और वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। तो आपने बहुत सारी कमेटी थी, बट आपको कुछ पता होनी चाहिए सर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, अगर मैं बताऊं कि कौन कौन सी कमेटीज़ का गठन किया। उसके साथ में अंबेडकर जी की पता होना चाहिए, कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे उसमें। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपको कमेटी दो हो गई, मैंने आपको बता दिया। एक तो ये बताइए आपको प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन और एडवाइजरी कमेटी में। उसके साथ मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कौन कौन सी उप समितिज भी कौन थी, ठीक। इसमें से सारे आपके ऑप्शन करेक्ट, मतलब आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में और भी डिटेल से, इससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, चाहे यूजीसी नेट आप ले लें, अब इस स्टेट में पूछा गया किसी एग्जाम में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो आपका 47 भी है, 29, 34 या 70। तो इसकी आप जान लीजिए कि 84 और 47 ये क्वेश्चन नंबर है। 84 आपका है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 आपका है शेड्यूल ट्राइब के लिए। इसका जो आंसर होगा वो 47 होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। एससी और एसटी के लिए हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जैसे कि आर्टिकल 330 में। आर्टिकल 330 क्या कहता है? यह अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण संबंधित है। यह आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। जितना मैं हाईलाइट करता हूँ पार्ट, ये मत समझिए कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा। डेफिनेटली आप कभी उठा के देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, अगर मॉडरेट आता है, बहुत हाई लेवल में आप बिल्कुल फैक्टिव आप पूछ रहे हैं तो भली ना पड़े, पर आप देखेंगे आर्टिकल भी पूछा जाते हैं। 330 क्या क्या चीज़ें उसमें मतलब लिखी गई हैं। सीटों का विवरण क्या है? अनुसूचित जाति के लिए आपकी सीटें हैं 47, अनुसूचित जाति के लिए 84, सामान्य हो गई 412, और कुल सीटें जो है 543 निर्वाचित, अगर करंट सिनेरियो की बात करें, ठीक है। राज्यवार भी आरक्षण, तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों को सबसे अधिक सीटें आरक्षित की गई, अगर हम विधानसभा की बात कर रहे हैं स्पेशली। और ये आपका हो जाएगा सेंट्रल, यानी लोकसभा की बात हो रही, तो आप याद कर लीजिए कैसे। 84 एससी के लिए, 47 आपकी एसटी के लिए, 412 टोटल बचेंगी फिर फाइनल में, और 543 आपकी टोटल है कुल सीटें। ये आपके सामने इंग्लिश वर्जन हो जाएगा शेड्यूल ट्राइब। मैं एक ही पढ़ देता हूँ क्योंकि मैं इसको दिखा देता हूँ, आप उसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं अगर कोई इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहता है स्पेशली। तो मैंने क्वेश्चन तो बाइलिंगुअल डाला, अगर इसमें हम एक्सप्लेनेशन को डबल ऐड कर देते हैं तो फिर क्या होता है एरर, कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है एक ही स्लाइड पे, तो इस वजह से थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आउटलाइन? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडलों की संरचना का वर्णन किया गया है? 5, 6, 7, 8 आपको बताना है इसमें से किस कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा। आइए थोड़ा प्रयास करते हैं इसको समझने का। राज्य विधानमंडलों की संरचना, गठन और शक्तियों का विवरण दिया गया है, कौन से भाग 6 में दिया गया है। अनुच्छेद कौन सा है? 168 से लेकर 212 तक। इससे पहले वाला क्या हो जाएगा हमारा? संघ का हो जाएगा। इसके साथ में विधानमंडल संबंधित अनुच्छेद 168, यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल एक या दो सदन होंगे, यानी इसे हम लोग कहते हैं विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा। द्विसदन बनाम एक सदन मतलब होता है कुछ राज्यों में 2 सदन है जबकि अन्य केवल एक विधानसभा होती है। भाग 5 में संघ हो जाएगा, ठीक है, और भाग 6 में राज्यों को समर्पित। तो देखिए 5 और 6 किन किन में आपको
दो विधानसभा जैसे कि आपका हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उसके बाद में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है और बिहार है। तो छः में अभी आपके करंटली ये पूछा जाता है कि कितने राज्यों में डबल मतलब है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो छः राज्यों में ऐसा है। मैंने बताया था तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश और बिहार है। आर्टिकल 168 से लेकर 212 पार्ट 6 है आपका, ठीक है, इसमें रिलेटेड। अदर में आपका हो जाएगा पार्ट 5 में हो जाएगा संघ आपका, ठीक है। पार्ट 6 में आपका हो जाएगा स्टेट आपके लिए, और पार्ट 8 में हो जाएगा आपका यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, 239 से लेकर 242 तक, ठीक है। तो ये आपके मैटर्स हो जाएंगे, आर्टिकल्स ये आपके दिए गए हैं, पर इतना नहीं पढ़ सकते, तो आप ये याद कर लीजिए कि संघ के कौन कौन से आर्टिकल आपको मेनली याद करने। देखिए कुछ होते हैं जैसे 148 तो कैग के लिए आप अच्छे से याद कर लीजिए, कभी कोई एकदम पूछ लेता है, राज्य में पूछ सकता है आपसे। तो ये थोड़े थोड़े आपको आर्टिकल, जैसे एक आर्टिकल बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है 201 200, तो ये पूछे जाते हैं। रीज़न इसका था पिछले साल शक्तियों का बंटवारे में दिक्कत। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान करता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19। इसे हम लोग जानते हैं कि भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों को दिया गया है जो हमें राज्य से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 32, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21 जो हम लोग जानते हैं वो आता है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के लिए आता है। आर्टिकल 14 आता है विधि के समक्ष समता। उसके बाद आर्टिकल 19 आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार। जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 को हम लोग समझते हैं, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार के रूप में जाना जाता है। किस प्रकार से होता है कि जब हमारे मूल अधिकारों पे कोई हनन होगा या फिर उन्हें डाउन करने की कोशिश किया, तो हम सर्वोच्च न्यायालय पर सीधी पहुंच रखते हैं। इसके लिए ये नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, मतलब लागू करने के लिए, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं इसके लिए। अब एक कोट होता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आपको याद रखना है, क्योंकि उपचार के बिना अधिकार का कोई अर्थ नहीं होता है। रिटें कौन कौन सी दी जाती हैं ये आपको ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य के खिलाफ जो रिट जारी की जाती है, यानी बंदी, प्रत्यक्षीकरण, आपका परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी कर सकता है। तो बेसिकली ये बात हो रही है यहाँ पे कि आपकी जो रिट्स जारी होती हैं 5 टाइप्स की, वो आपकी बताई जा रही हैं। तो आप याद कर लीजिए, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, यानी ये हमारे मतलब गलत तरीके से आपको कैद किया जा रहा है, परम आदेश दे देना, यानी कोई चीज़ नहीं सही हो रही तो उस पर आदेश देना सुप्रीम कोर्ट का, इस तरीके से आपके होते हैं। अच्छे 13 पे 13 ही परिभाषित करता है कि मौलिक अधिकार, एक अनुच्छेद 13 का भी आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 13 परिभाषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी कानून शून्य होगा। लेकिन अनुच्छेद 32 और विशिष्ट अनुच्छेद जो नागरिकों को राज्य के खिलाफ उपचार और सुरक्षा तंत्र प्रदान करता है, इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आर्टिकल 13 आपको क्या कहता है कि जो विधि आपके मूल अधिकारों का हनन जहाँ तक कर रही है उसको एंड करने की कोशिश करेगी, मतलब वहाँ तक आपको नहीं बढ़ने देगी। बट आर्टिकल 32 पे आप सीधा राज्य के खिलाफ अगर आप जा सकते हैं इसको लेकर, ठीक है। तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, और ये आर्टिकल आपको मेनली याद करने हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, बेसिकली रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। अगला है आपका, इसी से रिलेटेड एक मैंने क्वेश्चन लिया था, एरेट ऑफ मैंडमस विल नॉट बी लाई अगेंस्ट दे, यानी जो मैंडमस की रेट है किसके खिलाफ दायर नहीं की जा सकती है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, लोकल अथॉरिटी, कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स। तो मैंडेमस की रेट जो आपकी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं की जा सकती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति को 361 आर्टिकल के तहत बचाव मिला हुआ कैसे समझते हैं? मैंडेमस की रेट जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम, उनको आप आदेश देंगे तो एक उच्च न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, सरकारी निकाय या निचली अदालतों अनिवार्य कानून कर्तव्य को निभाने के लिए जारी की जाती है, ठीक है। जब मतलब जब वो अपने क्षेत्र से बाहर जाएंगे, जब जब लिखा विफल रह जाते हैं, इसके जारी करने में विशेष छूट मिली हुई है, जैसे कि उच्च पदाधिकारियों की आर्टिकल 361 हाईलाइटेड पार्ट जो भी है, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए उनके खिलाफ मैंडेमस ग्रेड जारी नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो मेनली ये इसलिए दिया गया क्योंकि वो एक शोभनीय, मतलब एक टॉप मोस्ट पद रहता है, इस जगह से 361 आपको आर्टिकल याद रखना स्पेशली है। स्थानीय प्राधिकरण के खिलाफ जारी की जा सकती है, न्यायालय और न्यायाधिकरण के लिए। इसे वैधानिक अधिकारियों और नगर निकायों के खिलाफ उनके सार्वजनिक कर्तव्यों को निभाने के लिए मजबूर करने के लिए जारी की जा सकती है। यदि निचली अदालतें या न्यायाधिकरण अपने क्षेत्राधिकार अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने या
किसी कार्य को करने से इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ इसे जारी किया जा सकता है, यानी निचली अदालतें जितनी भी हैं। मैंडेमस निजी व्यक्तियों निकायों जब तक वे सार्वजनिक कर्तव्य नहीं निभाते बिना वैधानिक बल के विभागीय निर्देशों को लागू करने के लिए या उन पर विवेकधीन कर्तव्यों के लिए जारी नहीं किया सकता, जो अनिवार्य नहीं। तो अब मेनली याद रखिएगा कि मैंडेमस से किसको छूट मिली है, आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को यानी राज्यों के, और किन के खिलाफ की जा सकती है, स्थानीय प्राधिकरण और न्यायालय जो उनके डाउन में है। इम्यूनिटी ऑफ हाई डिग्निटीज को मिला है आर्टिकल 361 के तहत, ठीक है। ओके, ये जो आपका 361 के अंदर लिखा क्या ओरिजिनली, ये उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट के जरिए मैंने निकाला है। इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा सा वीडियो को लंबा न करते हुए मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए किया जाने के तात्पर्य किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं हुआ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बेसिकली वो किसी को शो नहीं करेंगे, ये चीज़ आप पढ़िएगा एक बार, थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो जाएगा। मैंने आपको इसलिए ऐड कर दिया, आपको पीडीएफ आप टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा आपको, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेशा जिसे कहते हैं पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज किस उद्देश्य के रूप में नहीं पहचानेंगे। अब आपसे इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। इस तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि इसे मान लेते हैं चार इसमें से दिए हैं, कोई एक इसमें से एक होगा जो नहीं होगा, यानी तीन तो तय होंगे। यानी स्वशासन प्रदान करना, टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना या आदिवासी लोगों को शोषण से मुक्त करना। जिसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। सी मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना, नहीं है ये इसका, ठीक है। तो स्वशासन हम प्रदान करेंगे, यानी टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, टू रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल राइट्स एंड द फ्री ट्रैवल पीपल्स फ्रॉम एक्सप्लोटेशन। सरकार 1996 में भूरिया समिति बनाई गई थी इसके लिए, पेशा के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसके लिए जो कमेटी बनी थी वो बनी थी पेशा कमेटी 1996, हेड किया था भूया जी ने। उसके बाद स्वशासन प्रदान करना, टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, पेशा का मुख्य उद्देश्य क्या था, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर आदिवासी समुदायों को अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं को करने का अधिकार देना। अब इसका समझने का प्रयास करना, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, यहाँ पे यानी कि आपके शेड्यूल जितने भी एरियाज बनाए गए हैं उनमें क्या था कि पंचायती राज लागू नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास कुछ अधिकार हैं, स्पेशली राइट, ठीक है। अब उसको कैसे करेंगे, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए प्रयास किए गए कि उनको अधिकार उनके दिए जाएं, बट इसके साथ में पंचायती राज भी लागू किया जाए। तो क्या कहता है, पहले तो उन्होंने कहा सेल्फ राइट आप अपना लीजिए पहला, उसके बाद पारंपरिक अधिकारों को हम मान्यता देंगे आपके, यानी यह अधिनियम आदिवासियों की पारंपरिक प्रथाओं को, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधन यानी जल जंगल जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा और मान्यता को प्रदान करता है। फिर क्या कहता है, टू फ्री ट्रैवल पीपल फ्रॉम एक्सप्लोटेशन से बचाने का, पेशा ग्राम सभा को नशीले पदार्थों की बिक्री को नियंत्रित करने, लघु वन उपज का स्वामित्व देने और साहूकारों पर नियंत्रण रखने की शक्ति भी देता है, ठीक है, ताकि आदिवासियों का शोषण रोका जा सके। तो इसलिए आदिवासी को राइट्स देने के लिए और पंचायती राज को लागू करने के लिए, तो दोनों को कॉम्बिनेशन करने के लिए फिर भूरिया समिति ने अपनी सिफारिशें दी, इसको लागू किया गया। काफ़ी अपने स्टेट अपने अपने टाइम से इसे लागू कर रहे हैं, ठीक है। सी में क्यों गलत है, स्वायत्त क्षेत्र ऑटोनोमस रीजन बनाने का प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आता है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया ना, आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र कहाँ बनेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेल्फ गवर्नेंस, ट्रेडिशनल राइट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लोटेशन, ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिलेटेड टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपसे पूछ रहा है कि संबंधित कौन कौन सा है। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण, इनमें से कोई नहीं। हो सकता है आपको एक एरर दिख रहा हो, मतलब आपको लगेगा कि पंचायती राज स्थानीय भी दिया गया और 33% दोनों में हो सकता है अगर आपने पढ़ा है। तो 73वां है और 74वां आर्टिकल है, आपको ये समझना पड़ेगा दोनों अलग अलग थे, क्योंकि अभी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं के लिए 106 संविधान संशोधन लाया गया जो बात करता है आपके 2023 33% आरक्षण के लिए, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा कि अभी तो फिलहाल जब परिसीमन हो जाएगा तब आएगा, तो 15 साल के लिए सन क्लाउड के साथ आएगा, यानी कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा में 33% मिनिमम सीटें हो जाएंगी आपकी रिजर्व, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला आंसर इसका होगा 73वां संविधान संशोधन जो होता है, और जो आपका ये सेकंड ऑप्शन वाला है ये 74 से, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। मैंने इसे लिख दिया, संवैधानिक संशोधन होता है जिसे पंचायती राज के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल एक है 243D, इस संशोधन से संविधान में जोड़ा गया जो पंचायतों में सभी स्तरों पर यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला पे
कम से कम एक तिहाई सीटें, इससे ज़्यादा भी की जा सकती हैं, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। मिनिमम तो 33% देना ही है, इससे ज़्यादा राज्य दे सकता है। और जो विकल्प बी आपका रहा वो 33% 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आएगा, ठीक है। और पंचायती राज जो लागू कब किया गया, 24 अप्रैल को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम लोग पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। आर्टिकल याद रख लीजिएगा। देखिए 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए इसमें। एक तो ये पूछेगा 73 से, ये 74 से, और इसका 33 आरक्षण आने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है, बट अभी तक जिसे कहते हैं नारी वंदन शक्ति अधिनियम के रूप में आया, ठीक है। उसके साथ में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ एक आपसे क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्या पिछड़े वर्ग को, जिसे हम लोग एक प्रकार से हम ऐसा सीधे पूछें, ओबीसी या फिर मतलब इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली मतलब दिया गया पिछड़े वर्ग को आरक्षण के लिए, आप बताइएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लड रिलेशन क्रिएट सोसाइटी एंड सोसाइटी इन टर्न क्रिएट द स्टेट, यानी कि खून के रिश्ते हमारे समाज बनाएंगे, यानी परिवार से मिलकर समाज बना दिया, और समाज जब मिलकर बनाएगा राज्य बनाएगा। तो दिस वर्ड बिलोंग टू, मतलब किसका ये कोट कहना है, कि आप याद कर लेना, अगर आप टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे यूपी में, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि खून के रिश्ते समाज बनाते हैं और समाज बदले में राज्य बनाता है। तो लास्की, मैकाइवर, मार्क्स या लेनिन, तो हम लोग जानते हैं इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो मैकाइवर होगा, ठीक है। आइए समझते हैं इसके बारे में। स्कॉटिश अमेरिकी समाजशास्त्री रहे हैं रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर, इन्हें हम लोग कहते हैं आर एम मैकाइवर, पर इनका फुल फॉर्म है रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर, द्वारा उनकी प्रभावशाली पुस्तक रही है। पुस्तक स्पेशली याद कर लीजिएगा, मॉडर्न स्टेट, ठीक है। उन्होंने विकासवादी सिद्धांत की बात की है, इवोल्यूशनरी थ्योरी, ऐतिहासिक दंड के समर्थक रहे हैं वो। उन्होंने तर्क दिया कि राज किसी समझौते या दैवीय इच्छा के माध्यम से नहीं हुआ है। इन्होंने मतलब इसका मतलब है इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्रिटिसाइज किया है, इनका मतलब तो दैवीय इच्छा से वगैरह से नहीं बना, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे विकसित हुआ है। किनशिप को याद करना, उनका मानना था कि मनुष्यों के बीच सबसे पहले रक्त बंधन जो था, रक्त संबंध था। लोग एक साथ इसलिए रहे क्योंकि उनके बीच खून का रिश्ता था, सॉरी। समाज बना, समाज से राज, यानी रक्त संबंध विस्तारित हुआ, समाज रूप में जाने वाले सबसे बड़े सामाजिक ढांचे में संगठित हो गए। जैसे समाज जटिल होता गया, उनमें विनियमन और अधिकार की एक औपचारिक व्यवस्था की आवश्यकता हुई, जिससे अंततः राज्य का निर्माण हुआ। उन्होंने जो कोट किया था, रक्त संबंध समाज को जन्म देता और समाज अंततः राज्य को जन्म देता है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा इजीली वे में आपको बताएं एक लाइन में, कि देखिए ये तो कोट याद करना है, समझने का प्रयास ये करना है कि रक्त से समाज, समाज से राज्य बना। किसने कहा, आर एम मैकाइवर, बुक का नाम है द मॉडर्न स्टेट, 1926 में। थ्योरी कौन सी मान के चलते हैं, तो इवोल्यूशनरी थ्योरी मान के चलते हैं, और ये डिवाइन थ्योरी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डिनाई कर देते हैं कि इससे राज्य का निर्माण नहीं हुआ है। मैकाइवर इवोल्यूशनरी थ्योरी, किनसे सोसाइटी एंड स्टेट बना। प्यूरिस्टिक थ्योरी के हैं लास्की को आपको याद रखना है स्पेशली। बहुलवादी सिद्धांत, अगर आपसे पूछे राज्य के बहुलवादी सिद्धांत में, तो आपके लास्की आएंगे, रॉबर्ट डाल भी हो जाएंगे, ठीक है। मार्क्स और लेनिन हम लोग जानते हैं कास्ट ट्रिगर एंड स्टेट एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन के लिए हम लोग जानते हैं, यानी कि वो वर्ग संघर्ष की बात मतलब बताते हैं कि इस तरीके से एक्सप्लोइट करता है कौन, कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट लोग, लोगों का जो मतलब हमारे क्या कह सकते हैं, जो लोग वर्कर हैं उनकी चीज़ों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कौन सा राजनीति विज्ञान के अध्ययन का पारंपरिक दृष्टिकोण नहीं है, यानी जिसे हम लोग कह सकते हैं कि पारंपरिक नहीं है, तो इसका मतलब नया होगा। तो हम लोग देखते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच या बिहेवियरल अप्रोच। इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यवहारिक दृष्टिकोण। नॉर्मेटिव हम लोग जानते हैं कि जो पुराने समय जितने थिंक कर रहे हैं उन्होंने, जैसे कि हम अगर प्लेटो के यहाँ लेना चाहें एक प्रकार से, तो उन्होंने बताया कैसा होना चाहिए, तो नॉर्मेटिव अप्रोच हो जाएगी हमारी अच्छी बात करना, या फिर हमने नीतियों की बात इस प्रकार करना, ठीक है। हिस्टोरिकल अप्रोच में हम लोग मान के चलते हैं कि जितनी चीज़ें इतिहास में इससे हम लोग सीख लें, जैसे कि एग्जाम्पल ने कार्ल मार्क्स का, हिस्टोरिकल अप्रोच में आ जाएगा। एनालिटिकल विश्लेषण करके चलना, तो ये नया तो नहीं है, पर अगर बात करें व्यवहार दृष्टि को, डेविड ईस्टन वगैरह का हम लोग नाम जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोणों में दो बांटा गया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न में, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, 20वीं सदी के मध्य में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्रचलित थी, पारंपरिक रही है वहाँ तक है। उसमें नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल, फिर कौन सी आएगी आपकी, नई आएगी फिर सारी चीज़ें, तो एनालिटिकल अप्रोच। तो हम लोग क्या देखते हैं कि नॉर्मेटिव जो अप्रोच थी वो क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बताया मूल्यों, नैतिकता पे फोकस करना। हमने एक एग्जांपल आपको दी प्लेटो का, अगर आप थोड़ा सा लेना चाहें।
ऐतिहासिक दृष्टिकोण में आप लोग जानते हैं राजनीतिक संस्थाओं के विकास और इतिहास के अध्ययन पे देते हैं वक्त, मतलब सिर्फ इतिहास के बारे में बता के चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशनल एनालिटिकल मेथड होता है, सरकार के अंगों यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और उनके कानूनी ढांचे के विश्लेषण पर जोर देते हैं। मतलब बेसिकली वो कहते हैं कि आप कार्यपालिका विधायिका का अध्ययन करके आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पर मॉडर्न अप्रोच क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति को वैज्ञानिक और अधिक सटीक बनाने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण उभरे, इसे बिहेवियरल दृष्टिकोण कहते हैं। यह आधुनिक दृष्टिकोण का सबसे प्रमुख हिस्सा रहा है कि तथ्यों, वैज्ञानिक पद्धति, व्यक्तियों या समूहों के वास्तविक व्यवहार के अध्ययन पर जोर देता है, न केवल औपचारिक संस्थाओं पर। इसमें डेटा और सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। अगर उसको समझना चाहें तो एक मतलब एक मेन पॉइंट समझिए कि आप ये समझ लीजिए, पारंपरिक का मतलब होगा जो ओल्ड ट्रेडिशन जितने रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास आ गया आपका बिहेवियरल अप्रोच। इसने सिर्फ इतना किया कि उसको साइंस में डालने का प्रयास किया। पहले वो एक ऐसा फिलॉसफी मान लीजिए या एक हिस्टोरिकल रूप में हम पढ़ रहे थे, पर व्यवहारिक दृष्टिकोण ने क्या किया, उस चीज़ को एक देखा तथ्यों, वैज्ञानिकों, पद्धति यानी साइंस कैसे करता है, सिस्टमेटिक रूप में चलने का प्रयास करता है, उस तरीके ढालने का इसको प्रयास किया। ठीक है, ट्रेडिशनल, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल, मॉडर्न में बिहेवियरल। अब क्वेश्चन कैसे आगे पूछा जाता है, इसका एक तरीका ये है कि आपसे पूछेगा कि अब आपसे पूछेगा उल्टा कि इसमें से क्या क्या कह सकते हैं कि नॉर्मेटिव अप्रोच की क्या क्या लक्षण है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताइए इसमें से ऑप्शन में से, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के इस भाग में बताए गए हैं, तो हम लोगों ने इससे पहले चर्चा की है। भाग 3 में बात की गई है, यहाँ नागरिकता का बात की गई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं राज्य की नीति तत्वों की बात करते हैं, फिर मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं 4A में। ठीक है, तो अब क्या नाम था, सॉरी, ओके 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 ओके, माई मिस्टेक, मैंने मौलिक अधिकारों को पढ़ लिया, सॉरी, मौलिक कर्तव्य थे, डी ऑप्शन होगा इसका आंसर, माई मिस्टेक। फंडामेंटल ड्यूटीज को मूल रूप से शामिल नहीं किया गया था, इसे बाद में जोड़ा गया। संशोधन किया गया, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधार पर जोड़ा गया था। ठीक है, यह ध्यान रखना आपको मोस्टली रहता है कि अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को किसको जोड़ा गया। पार्ट एंड आर्टिकल्स, इसके लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 4A, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51A। ठीक है, उसके साथ में स्रोत क्या थे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा ली गई तत्कालीन सोवियत संघ, यानी उस समय तो यूएसएसआर था, बट जब डिसइंटीग्रेशन हो गया 1990 में, तो फिर 1990 में, तो फिर वो रूस अलग हो गई चीज़ों को। पर अगर आपसे पूछेगा तो तत्कालीन सोवियत संघ से हो जाएगा उसका रिलेशन। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, पर 86 में 2002 के बाद 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। तो मिस्टेक रही मेरे क्वेश्चन से, पर मैंने पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 4A आंसर इसका होगा। अब इस पेज से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कैसे कैसे बनते हैं। एक तो पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन से ऐड किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश थी। पार्ट कौन सा जोड़ा गया, 4A, आर्टिकल जोड़ा गया 51A। उसका किस मतलब देश से मतलब प्रेरित थे, तो सोवियत संघ से प्रेरित थे। प्रारंभ में कितने थे, 10, करंटली कितने, 11। और लास्ट वाला जोड़ा गया 86वीं संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जिसका इंग्लिश वर्जन। पार्ट 2 मैंने बता दिया, नागरिकता संबंधित है 5 से 11। मौलिक अधिकार आपके हो जाएंगे 12 से 35। राज्य की नीति तत्व तो DPSP से हम लोग कहते हैं 36 से 51 तक। अनुच्छेद 51 है, तो आपका ये पूरा सीक्वेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज हायरार्की रेफर टू। हायरार्की जो हम लोग कहते हैं, एक प्रकार से हम लोग शब्द में लेते रहते हैं, हायरार्की, हायरार्की ट्रेडिशनल हम लोग बताते हैं, जैसे मैक्स वेबर भी बताते हैं कि हायरार्की में चीज़ें, तो मतलब मल्टीपल टाइम्स हम लोग हायरार्की पढ़ते हैं। तो क्या है, रीजनल डिवीजन टू वर्क, वर्टिकल डिवीजन ऑफ वर्क, डिसेंट्रलाइजेशन, पैरेलल डिवीजन ऑफ वर्क। तो हम लोग जानते हैं इसका जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ वर्क होता है उसके बारे में ये बात करता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको PDF में ही मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप दोबारा सॉल्व करने का प्रयास करने का, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, तो आप उसको दोबारा भी प्रयास करिएगा अपनी तरफ से कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन सारे जेन्युइन हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप समझिए एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप समझिए बहुत आप अच्छा बेहतर अपने हम पढ़ाई में चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे हैं और नॉलेज आपकी बेस्ट इस जगह पर है। लोक प्रशासन जैसे हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में संगठनात्मक सिद्धांत में हायरार्की पद सोपान का तात्पर्य होता है ऊपर से नीचे तक एक श्रेणीबद्ध क्रम में चलने आना, यानी कि इस तरीके से ABCD है, तो ये आपका मैनेजर, सुपरवाइजर वगैरह जो भी आपके हैं वर्कर सबसे नीचे है, तो एक हायरार्की में चल रही चीज़ें हैं। ऊर्ध्वाधर विभाजन जिसे कहते हैं एक सीढ़ी जैसी संरचना होती है, का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व शीर्ष कार्यकारी से निचले स्तर तक प्रभावित होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, हायरार्की देखिए इंग्लिश में, इस वर्जन में देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया स्केलर प्रोसेस, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, इसको स्केलर प्रोसेस के रूप में जाना जाता है। चेन ऑफ कमांड होता है, ये अधिकार की किस स्पष्ट रेखा स्थापित करता है, प्रत्येक कर्मचारी को पता होता है कि उसे किसे रिपोर्ट करनी है, कौन उसे रिपोर्ट करता है। यानी वर्टिकल डिवीजन होता है लैडर लाइक, एकदम सीढ़ी में ऐसे नहीं, ABCD।
इस तरीके से एक दूसरे को पता है कि किसको हमें रिपोर्ट करना, कौन हमें रिपोर्ट करेगा। चेन ऑफ कमांड होगा, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी। तो इसका अगर बेसिक समझना चाहें, ये क्वेश्चन बहुत ईजिली मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए, रीजनल वर्क डिवीजन वर्क का कोई हायरार्की से मतलब नहीं, हायरार्की मतलब हो गया यानी कि सी टाइप में हो गया, यहाँ पे कोई अधिकारी है ए, ये बी है, यहाँ पे भी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। तो ई का पता है, ई को बी को रिपोर्ट करना है, बी को ए को रिपोर्ट करना है, इस तरीके से। यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ लो, डिसेंट्रलाइजेशन में यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये सबको एक मतलब एक मैन मतलब हो सकता है, सारा वर्क का एक मतलब ऑटोनोमस करते हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं लगभग रेगुलर, ठीक है। पैरेलल में हो गया, अलग अलग है, ये वर्क अलग है, ये वर्क अलग अलग है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। रीजनल डिवीजन में तो बहुत ही अलग अलग हो जाएगा, तो मेनली ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, विच आवर स्टडीज ओनली द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड देयर फंक्शन, यानी जिसमें सिर्फ हम राज्य की संस्थाओं और उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं। यानी कोई एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, हम उसके कार्यों का सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, कंपैरेटिव गवर्नेंस। बोथ कंपैरेटिव गवर्नेंस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, या नन ऑफ दीज, मतलब किसको कहेंगे। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी कंपैरेटिव गवर्नेंस जो आपकी होती है उसी को हम लोग कहते हैं स्टेट एंड देयर फंक्शन को हम लोग सिर्फ इसमें ओनली पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को लेकर। यही समझते हैं क्यों इसका एक आंसर होगा, उसमें और भी ऑप्शन हम लोग समझेंगे। कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बीच तकनीकी अंतर क्या है, ये समझने का। हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, एक कंपैरेटिव गवर्नमेंट पढ़ते हैं। आप देखने थोड़ा सा अंतर क्या है, क्योंकि आपको बहुत क्लियरिटी कर देगा ये क्वेश्चन से, क्योंकि आगे अगर आपका कोई क्वेश्चन बना कॉन्सेप्ट बेस में तो आप समझ जाइएगा। तुलनात्मक शासन कैसे, यह एक पारंपरिक और संकीर्ण क्षेत्र रहा है। यह पूरी तरह से राज्य की औपचारिक संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और नौकरशाही। यह विभिन्न देशों में उनकी कानूनी शक्तियों, कार्यों और संरचनाओं का अध्ययन करता है, ठीक है, ये हो गया आपका पहला। सेकेंड है तुलनात्मक राजनीति, यानी इसे कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यह एक आधुनिक और व्यापक क्षेत्र है। इसमें तुलनात्मक शासन की सभी बातों को, शासक और औपचारिक प्रक्रियाएं जैसे राजनीतिक व्यवहार, दबाव समूह, राजनीतिक संस्कृति, क्रांतियां और सामाजिक आंदोलन भी शामिल हैं। यदि अध्ययन केवल औपचारिक संस्था उनके कार्यों तक सीमित हो तो तुलनात्मक की श्रेणी में आता है। तो यानी हम स्पेशली अगर बात करेंगे इनफॉर्मल सोसाइटी को, अगर हम सिर्फ कर रहे हैं, सॉरी फॉर्मल सोसाइटी को अगर हम कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कंपैरेटिव गवर्नमेंट। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ ब्रॉड टर्म, यानी अगर हम कहें कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सीपी, इसे अगर हम कहें तो ये अगर है, तो इससे जिसमें मतलब इतने बड़े एरिया में इसके अंदर हमने रख दिया छोटे से एक फॉर्मल में, और एक बड़े एरिया से हम लोग उसे कवर कर रहे हैं। क्योंकि तो फॉर्मल ले रहा है चीज़ों को, हमने बता दिया कार्यपालिका का अध्ययन कर लिया, विधायिका का अध्ययन कर लिया, न्यायपालिका का अध्ययन कर लिया, चीज़ें कर ली बस, उसका अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति इस ब्रॉड टर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसको समझने के बाद हम फिर बता देते हैं। यानी हमारे यहाँ और स्टेट एंड देयर फंक्शन के बारे में बात करें तो कंपैरेटिव गवर्नेंस हो रही है, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की, ठीक है। और आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है तो ब्रॉड टर्म, ठीक है। तो इनफॉर्मल है यहाँ पे स्टेट के देयर फंक्शन, मतलब इंस्टीट्यूशन क्या होगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, हमने उसका अध्ययन कर लिया, दैट्स एंड। अगर हमने उसके अदर भी चीज़ों का फंक्शन किया, दबाव समूह कैसे काम करता है, वहाँ की जनता कैसे वोटिंग करती है, चीज़ें मल्टीपल फैक्टर्स हो, तो हम लोग आ जाएंगे तुलनात्मक राजनीति पर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सिमिलरिटी इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना एंड ब्रिटेन। यानी हम अगर बात करें द सिमिलरिटी क्या है पॉलिटिकल सिस्टम चाइना एंड ब्रिटेन में, तो आप क्या बताएंगे, आप थे क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। द रिवोल्यूशनरी ट्रेडिशन रहे हैं एक से, या बाई कैमरल लेजिस्लेचर रहा है, या रिपब्लिकनिज्म है, या एकात्मक प्रणाली है। क्रांतिकारी परंपराएं तो नहीं रही हैं साथ में। गणतंत्रता, ऐसा कुछ नहीं है। एकात्मक प्रणाली, एक मिनट मुझे लग ही रहा था इसमें, द्विसदन विधायिका, एकात्मक प्रणाली है, कैसे है इसे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत अलग विचारधाराएं जैसे साम्यवाद बनाम उदार लोकतंत्र होने के बावजूद चीन और ब्रिटेन अपने प्रशासनिक ढांचे में एक मौलिक संरचनात्मक समानता साझा करते हैं, जैसे एकात्मक प्रणाली यूनिटरी फंक्शन का पालन करते हैं, सभी केंद्रीय शक्ति राष्ट्रीय सरकार और केंद्रित होती है। हालांकि वे स्थानीय क्षेत्रों पर शक्तियां सौंप देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार सर्वोच्च बनी रहती है। फेडरल करते हैं तो भारत अमेरिका से अलग है, ठीक है। क्रांतिकारी परंपराएं तो नहीं रही उनके पास में, ठीक है। चीन में रहा है 1949 से आया है, क्रांति के बाद आया, और ब्रिटेन की व्यवस्था सदियों से धीरे धीरे विकसित होती रही है। द्विसदनीय विधायिका, ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्था पर है, जबकि चीन में एक सदनीय व्यवस्था पर है। यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस है वहाँ पे। और गणतंत्रवाद, चीन एक गणतंत्र है तो कोई वंशाणु का शासक नहीं बनता है, पर लेकिन ब्रिटेन एक संवैधानिक राजतंत्र है, यानी रानी राजा आपका बना रहेगा। तो इसमें अगर थोड़ा सा आप पॉइंट वाइज बनाएंगे तो एक मेनली एक चार्ट टाइप का बना सकते हैं सबके लिए। जैसे यूएसए के लिए आप लिख लीजिए, यूके के लिए यानी ब्रिटेन के लिए लिख लीजिए, भारत के लिए भी कुछ पॉइंट लिख लीजिए, और चीन के लिए। मतलब कुछ ऐसे हैं देश जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल पता होनी चाहिए।
कि किन की क्या क्या, जैसे यूनिटरी फंक्शन मैंने बता दिया, तो हम लोग क्या अपनाते हैं, फेडरल सिस्टम अपनाते हैं, भारत हम यूएसए, ठीक है। अब सरकार का अलग अलग रूप है, जैसे सरकार की बात करें तो हम गणतंत्रवाद कहाँ पे, चीन में मान लेते हैं, पर ब्रिटेन में एक संवैधानिक व्यवस्था रहा है, राजतंत्र की व्यवस्था रही है, तो इसमें ये अंतर थोड़े से हो जाएंगे, ठीक है। ये इंग्लिश वर्जन हो जाएगा। एक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा लास्ट टाइम में, और आपको उसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर होगा क्या सही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम फॉर पीस एज अ डिसआर्मामेंट प्लान। एटम फॉर पीस नामक निशस्त्रीकरण की योजना का विचार किसने दिया था, यानी ड्वाइट आइजनहावर, जवाहरलाल नेहरू, जॉन एफ कैनेडी या निकिता क्रुश्चेव ने दिया था। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे, कुछ गलतियाँ हुई तो आप बता सकते हैं, उसके लिए आई एम सॉरी, मतलब मैं कर देता हूँ। कुछ होता है कि एरर हो जाता है पढ़ते हुए, कुछ और मैं समझ रहा था इस वजह से। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पॉलिटिकल मंत्रा पे। फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।